नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्लानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। सीएम धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर ऋषिकुल हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय प्राचार्य शोध संस्थान के समग्र विकास और विस्तार की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में संस्थान को भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन विज्ञान, संस्कृति और आधुनिक शोध के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सिर्फ आस्था का अध्यात्म की भूमि नहीं बल्कि ऋषियों, ज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन की भी भूमि रही है। ऋषिकुल हरिद्वार में इस अहम संस्थान को नई पहचान देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मदन मोहन मालवीय प्राचार्य शोध संस्थान का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों के विकास को लेकर वाइब्रेंट विलेज योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गेम चेंजर बताया है। उनका कहना है कि इस योजना में सीमांत क्षेत्रों में विकास को नई रफ्तार मिलेगी और इन गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। सीएम ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती गाँव को देश का पहला गाँव मानते हुए प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। साथ ही सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये देखिए, चूंकि हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और वाइब्रेंट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, भारत सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लेकर आई है, निश्चित रूप से जहां इससे वाइब्रेंट विलेज जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में लोगों को उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, व्यापार के अवसर भी मिलेंगे, पर्यटन, रोजगार, सभी प्रकार के अवसर खुलेंगे और तेज़ गति से उन गाँवों का विकास होगा। तो ये ट्रेड खुलने से निश्चित रूप से एक नई शुरुआत भी होगी। अधूरे होमवर्क के साथ मीटिंग में पहुंचना अधिकारियों के लिए एक चेतावनी होगी, क्योंकि सूबे के मुखिया ने साफ कहा है कि जनता की समस्याओं का निपटारा करना पहली प्राथमिकता है। दरअसल सीएम धामी ने कहा कि जीरो पेंडेंसी रहे, इस उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया जा चुका है। बता दें कि बीती रोज सचिवालय में सीएम ने समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक में अधिकारियों का अधूरा होमवर्क बड़ा चर्चा का विषय रहा, जिस पर सीएम ने अधिकारियों को पूरे होमवर्क के साथ मीटिंग में आने के निर्देश दिए थे। जनता को चूँकि सही समय पर उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो हमारे योजनाएं हैं वो योजनाएं समय पर धरातल पर उतरनी चाहिए, उनका टाइम बॉन्ड होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए अपडेट रहना चाहिए। ये मैंने सभी अधिकारियों को कहा है और सभी विभागों को भी कहा है। जिनके विभागों में जो भी पेंडेंसियां हैं वो पेंडेंसियां समाप्त होनी चाहिए। नो पेंडेंसी हमारा जो है ध्येय वाक्य होकर उसको हमें अपने काम में लाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कनाट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और सभी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम ने कहा कि कल आए चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम बंगाल का जनादेश विकास, सुशासन और सांस्कृतिक अस्मिता के पक्ष में है। अब जय श्री राम का उद्घोष और ज्यादा सशक्त रूप में गूंजेगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में डबल इंजन सरकार विकास, सुशासन और सनातन मूल्यों को पोषित करने का कार्य करेगी। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। बरोटीवाला विकासनगर मार्ग स्थित छोटूवाला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और पार्क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधिवत भूमि पूजन कर इस परियोजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक समता, न्याय और संविधान निर्माण के जरिए देश को नई दिशा दी। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है, जो उनके जीवन और विचारों की विरासत को दर्शाते हैं। साथ ही जूनियर आश्रम कॉलेज में टीन शेड निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। दोनों विकास कार्यों पर करीब 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जैसा आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित 5 उन प्रमुख स्थानों पे जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने वकालत की, जहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया, ऐसे 5 स्थानों को उन्होंने पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया और उनको पंचतीर्थ नाम दिया गया। यहाँ तक कि बाबा साहब ने लंदन में रह कर के जहाँ पढ़ाई करी, उस प्रॉपर्टी को भी मोदी जी की सरकार ने खरीदने का काम किया और उसे भी बाबा साहब के नाम पर एक म्यूजियम में तब्दील करने का काम किया गया। और जो पढ़ने लिखने वाले ज़रूरतमंद छात्र लंदन वगैरह के लिए जाते हैं, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती है रहने की, उनको बाकायदा उस भवन में, उस प्रॉपर्टी के अंदर उनको रहने बैठने का इंतजाम किया जाता है। आज स्थानीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये यहाँ पर इस स्थल को थोड़ा सौंदर्यीकरण और इसका मूर्ति का निवारण होने जा रहा है, जिसमें पूर्ण रूप से विधायक जी का योगदान है और जो जनप्रतिनिधि हैं इस ग्राम पंचायत के, उनका भी इसमें योगदान है। पर मुख्य रूप से इसमें विधायक जी का योगदान है, जो इसको बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे और कराना चाह रहे हैं। इसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी, जैसे पुस्तकालय है और भी बच्चों के लिए पाठन का जो सुविधा होगी वो भी इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन अब जनता की जेब पर भारी पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने मोटर यान अधिनियम के तहत 38 श्रेणियों में जुर्माने की राशि को दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत मोबाइल के इस्तेमाल और बिना हेलमेट जैसे उल्लंघन पर अब हजारों का जुर्माना भरना होगा। सरकार के इस कदम पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ चालान और जुर्माना बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। उन्हें वादा किया था, जहाँ जहाँ किए थे, जब आप जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं महाराज जो पिछली बार जो घोषणा की थी वही लागू नहीं हुई, वही क्रियान्वित नहीं हुई। तो अधिकारियों ने पर लगता है शासन की पकड़ बहुत ढीली है और इसीलिए अब उनको बरसना पड़ रहा है अधिकारियों पर। भाई आंतरिक परिवहन को सुधारिए, आप जो है जो जाम लग जा रहा है, दूसरी चीज़ें लग जा रही हैं, उसको सुधारिए। व्यक्ति विवश है, कभी कभी ट्रैफिक रूल बाधित हो जा रहे हैं, लोग आज बीच में फंस जा रहे हैं। वो क्या करें, किधर जाएं, पीछे जाएं, आगे जाएं सिग्नल के। तो बहुत सारी विडंबनाएं खड़ी हो रही है। स्मूथ ट्रैफिक है ही नहीं। यदि स्मूथ ट्रैफिक हो तो ट्रैफिक के नियमों का सब लोग पालन करेंगे। तो सर, क्या दोगुना चालान वसूलना, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और जो उल्लंघन करे तो दंड भी भुगतना पड़ता है, मगर उसकी राशि पर विचार किया जाना चाहिए। हरिद्वार में अतिक्रमण के नाम पर लगातार हो रहे शोषण और उत्पीड़न के विरोध में लघु व्यापारी संगठनों ने आगामी 11 मई से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी। कुंभ मेला शताब्दी भवन में आयोजित बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने साफ कहा कि नगर निगम प्रशासन उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति के नियमों का पालन करे। पंजीकृत और लाइसेंसधारी वेंडर्स को व्यवस्थित रूप से वेंडिंग जोन में स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि साल 2018 की सर्वे सूची में शामिल स्ट्रीट वेंडर्स आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लघु व्यापारियों ने मांग की है कि मेला क्षेत्र, शहरी इलाकों और पार्किंग स्थलों के पास वेंडिंग जोन बनाकर रोजगार का स्थायी समाधान दिया जाए। साथ ही जनसंपर्क के साथ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। देखिए, सबसे पहला तो आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि लगातार अतिक्रमण अभियान के नाम पर जिस प्रकार से रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से रोकें और स्ट्रीट वेंडर की पहले वैकल्पिक व्यवस्था करें। कहाँ उसका कारोबार चल सकता है, इस पर मंथन करें, क्योंकि आप देखेंगे कि 25 मई 2016 को उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार
उत्तराखंड फेरी नीति नियमावली का गठन किया गया और फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार नगर निगम प्रशासन द्वारा जो है टाउन पेंटिंग कमेटी का गठन हो रखा है। आपको कोई बात कहनी है, टाउन पेंटिंग कमेटी के माध्यम से आप उसको रूल बनाएं और रूल के साथ साथ स्कीम बनाएं, पहले योजना बनाएं और फिर योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा तब बनाएं। तो मैं कहना चाहता हूं, आज जिस क्षेत्र में भी आप चले जाओ, बह के मॉल में रेडी पटरी वाला अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। सुबह वो रेडी पटरी लगाता है, शाम को उसको संभावना नहीं होती कि मैं अपनी रेडी पटरी को या अपनी रेडी को सुरक्षित लेकर घर में आऊँगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वोट चोरी कर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में कई तरह के सवाल खड़े किए, साथ ही राज्य के तमाम मुद्दों पर भी खास बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रिजल्ट जिस तरह से आए चुनावों के, किस रूप में आप उसको देखते भी हैं, क्या कहेंगे सर उनको लेकर? कांग्रेस के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि केरल में हमारी शानदार जीत हुई है। हमारे गठबंधन शानदार तरीके से जीता है और कांग्रेस के पास अब 3 के बजाय 4 मुख्यमंत्री होंगे। मगर ये चुनाव सारे लोकतांत्रिक पार्टियों को, या विशेष तौर पर इंडिया गठबंधन जिसमें ममता जी भी सम्मिलित हैं, एक बड़ा सबक देता है कि अकेले अकेले आपको सबको मिल करके और 2024 के चुनावी नतीजों के जो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को एक शक्तिशाली भूमिका दी है, वो भूमिका मिलजुल करके हमको निभानी पड़ेगी। आपसी मतभेद, महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रख करके और सम्मिलित रूप से लड़ना होगा, क्योंकि पार्श्विक शक्ति का इस्तेमाल हुआ है। असम में और बंगाल के अंदर कौन सी शक्ति, ताकत ऐसी बची है केंद्र सरकार की जिसका उपयोग नहीं किया गया? बस केवल वहाँ यदि नहीं लगाएगी तो आर्मी नहीं लगाएगी, या बोफोर्स की तोहफ और टैंक और राफेल नहीं लगाएंगे, बाकी तो सब कुछ लगाएगा वहाँ। जैसे कि सर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुए हैं, तो क्या आपको भी ये लग रहा है कि SIR के जरिए वोट की चोरी भी की गई? इस सब कुछ हुआ है। SIR के जरिए आप 2-2.5 हजार वोटों को हर जगह गड़बड़ाते हैं और उससे सारे नतीजे, निष्कर्ष प्रभावित होते हैं। तो सर, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है बंगाल में, और जिस तरह से मोदी जी भाषण भी दे रहे हैं, आपने भी सुना होगा रात को, तो किस तरह से आप उनके उस भाषण को देखते भी हैं? कभी ऐसा शासन बहुत सारे लोगों का रहा, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, लेकिन गंगा सागर तक जब पहुंचने के बाद सिमट गए। और मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक शक्तियाँ और आम जनता भी इससे एक सबक लेगी। जिस तरीके से चुनावों को हड़पा जा रहा है, छीना जा रहा है, जीत को मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं जो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है और संदेह गहराता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन यदि स्वायत्त और स्वतंत्र हो तो वो इन शंकाओं को दूर कर सकता है। यदि वो दूर नहीं कर रहा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इन शंकाओं को दूर कर रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट के एक सेंटेंस ने सबको डरा दिया। सर, क्योंकि अब उत्तराखंड में भी आगामी जल्दी चुनाव होंगे 2027 में, उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं? और क्योंकि अभी तो वहाँ पर आप लोग वोट चोरी के आरोप जिस तरह से लगा रहे हैं, उत्तराखंड में इस तरह की सिचुएशन ना हो, उसके लेकर के किस तरह से तत्पर है सर? बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां हो रही हैं। गोदियाल जी, यशपाल आर्या जी, प्रीतम सिंह जी, ये सब लोग लगे हैं रात दिन इसी काम में और तैयारियां कर रहे हैं। बहुत मुकम्मल तैयारियां हो रही हैं। तो इस बार सर पक्का है कि उत्तराखंड में कांग्रेस आ रही है? हाँ, हमारे पास बहुत सशक्त नेतृत्व है। देखो, प्रीतम सिंह अर्जुन की तरीके से खड़े हैं, दूसरे लोग, सब लोग मिल करके, हमारे पांचों पांडव मिल करके इस जीत को हासिल करेंगे। सर, इस बार के मुद्दे कौन से ऐसे हैं जो बहुत हावी रहने वाले उत्तराखंड के लिहाज से?
ये सरकार ने तो मुद्दों की बारिश कर दी है। बस उनको सिर्फ पिरो करके जनता के सामने लाना है, और जनता खुद ही उन मुद्दों को याद दिला रही है कि भाई ये भी है, ये सरकार तो ऐसा भी कर रही है, ऐसा भी कर रही है। तो इनका अस्तित्व कैसे है, वही अपने आप में एक बड़ा भारी मुद्दा है। सर, महिला आरक्षण को लेकर लगातार वो आप लोगों को घेरने का काम करते हैं, कहते हैं आप लोगों ने बिल पास नहीं होने दिया। दूसरी बात, अभी विशेष सत्र भी रखा था उत्तराखंड में, किस रूप में देखते हैं? देखिए, इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं है। ये तो मोदी जी का खेल था। उन्होंने पहले महिला आरक्षण विधेयक तो पास है ना, वो तो नारी वंदना विधेयक के रूप में 2023 में पास है। उसको तो मोदी जी ने खुद खूंटे पर लटका दिया था, कहा 2033 में जो है इस पर कार्रवाई होगी, और उसको जो है जनगणना के साथ जोड़ दिया और जनगणना को पीछे कर दिया और परिसीमन के साथ जोड़ दिया था, और जनगणना के बाद परिसीमन होगा। और अब के उनको जब दबाव पड़ा, उनका लोगों ने कहा भाई ये सवाल आपसे किया जाएगा कि आपने महिलाओं के साथ ये क्यों किया, तो उन्होंने बहुत चुपके से, जिस समय सब लोग चुनाव में पड़े थे उस समय संसद का सत्र बुला लिया और विधेयक को जो है परिसीमन के रूप में लाए। अब परिसीमन में सवाल थे, दक्षिण के राज्यों के भी सवाल थे, 22-23 राज्यों के अपने अपने सवाल थे, उत्तराखंड का भी सवाल है। तो इसलिए वो परिसीमन विधेयक गिराया गया, महिला आरक्षण विधेयक नहीं गिराया गया। हम तो कह रहे हैं अब भी हिम्मत है तो इसी संख्या के आधार पर, लोकसभा की 543 की संख्या है और उसके आधार पर 1/3 सीटों को आरक्षित कर दीजिए। और उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश, पंजाब, जहाँ ये चुनाव होने जा रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, इन विधानसभाओं के चुनाव में उसको लागू कर दीजिए। सर, क्योंकि उत्तराखंड में विशेष सत्र एक दिन का बुलाया था, क्या लगा आपको कि उसका कोई फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ? वो तो उन्होंने गाली तू मैं करने के लिए बुलाया था। और मैं बधाई देता हूँ अपने विधायक गणों को। उन्होंने वैकल्पिक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा भाई तुम चुनाव अभी करवाओ, आरक्षण विधेयक तो पारित है ना, तो 33% रिजर्व करो, अभी रिजर्व करो, इसी विधानसभा में लागू करो। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि धामी जी अपनी घोषणाओं को लेकर अधिकारियों पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं हाल फिलहाल की बैठकों में, किस रूप में आप देखते हैं सर चुनाव से पहले? वो उनकी घबराहट दिखाती है, क्योंकि जो कुछ भी की गई सब मतलब उनका अनुपालन तो हो ही नहीं रहा है। तो मुख्यमंत्री अब नर्वस हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। जहाँ एक बार गए हैं दूसरी बार जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। लोग कह रहे हैं भाई वो महाराज उसका क्या हुआ। जी सर, राज्य में 4 धाम यात्रा भी जारी है और ऐसे में गैस की किल्लत भी कहीं ना कहीं बरकरार है, और धामी जी कह रहे हैं कि ये सवाल मत उठाओ कि गैस के कमी है। क्यों मत उठाओ? गैस की कमी की वजह से जो है सारे लोग परेशान हैं। खाने पीने की कीमतों के दाम बढ़ गए हैं। जो लोग ठेली में, रेहड़ी पटरी में जाकर के स्ट्रीट फूड का इस्तेमाल करते थे, उसी से काम चलाते थे, घर वो नहीं थी, उनको अब उनकी जेब पर जोड़ा भार आ गया है। यात्रा मार्ग के अंदर गैस की किल्लत की वजह से जो है लोगों को जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सप्लाई नहीं हो पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे छोटे उद्यम बर्बाद हो गए हैं। जितनी कीमत बढ़ गई है, एमएसएमई सेक्टर इत्यादि सब बर्बाद हो गया है। जो गैस और इस पर आधारित था, हमारा लघु घरेलू उद्यम, ये सब बर्बाद हो गए। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से 2.5 घंटे का सफ़र दिल्ली देहरादून का जो बनाया गया, किस रूप में आप उसको देखते हैं? क्या लग रहा है, क्या फ़ायदा दे रहा है? हाँ, वो 2.5 घंटे का हो गया, बल्कि कोई तेज चलाने वाला है तो 1.25 घंटे में भी पहुंच जाएगा। लेकिन आशा रोड़ी से ऊपर जाखंड तक जाने में आदमी को 3 घंटा लग जा रहा है। मतलब 3 किलोमीटर का सफ़र 3 घंटे में, और बाकी सफ़र 300 किलोमीटर का सफ़र 2.5 घंटे में। तो ये है जाम। ये जाम की स्थिति से आज पूरा उत्तराखंड त्रस्त है। इसके लिए इन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं की।
9 साल हो गए, कोई प्लानिंग नहीं की। अब कह रहे हैं कि गडकरी साहब भी कह रहे हैं, दूसरे भी कह रहे हैं, जब उनको लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब हो गाड़ियाँ फर्राटे से आ रही हैं, यहाँ आकर के जाम में फंस जा रही हैं और लोकल लोगों की ज़िंदगी और कठिन हो गई है इससे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हरीश रावत जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीपीएड और एमपीएड कोर्स किए हुए बेरोजगारों के लिए शारीरिक शिक्षा पढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से विज्ञप्ति जारी नहीं करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने एकल पीठ ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 29 जून की तारीख तय की गई है। फिज़िकल एजुकेशन में क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनकी नियुक्ति को लेके और जो विद्यालयों में फ़िज़िकल एजुकेशन की जो पढ़ाई है उसको लेके ये बात था। इसमें ये था कि जो अभी हमारे प्रदेश में उत्तराखंड राज्य में सिर्फ असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड की ही भर्ती की जाती है फ़िज़िकल एजुकेशन को पढ़ाने के लिए, जबकि 11th और 12th और साथ ही जो फर्स्ट टू लेके 12th अब जब कंपलसरी कर दिया फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट, तो हर उसमें जो एजुकेशनल अहार्ताएँ हैं, जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो अलग-अलग हैं सब टीचरों की। लेकिन हमारे उत्तराखंड राज्य में सिर्फ असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड यानी 9वीं 10वीं में पढ़ाने वाले टीचरों की ही भर्ती की जाती है, जिसके कारण 11, 12 और अन्य लोगों को, अन्य बच्चों को सब स्टैंडर्ड यानी कि उस गुणवत्ता की फ़िज़िकल एजुकेशन की पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। और साथ ही जो क्वालिफ़ाइड टीचर हैं उनको उनसे ना पढ़वाकर जो सिर्फ एक ही 9th और 10th असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड पर ही भर्ती की जा रही है। कोर्ट ने इसमें सरकार से जवाब मांगा गया है और काउंटर का उनको समय दिया है कि इस विषय में सरकार को जो भी जवाब देना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।